हाय एवरीवन। तो आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर में जितना भी न्यूज़ रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है अपना, जैसे कि CAPF AC हो गया, FCAT CDS NDA एयरफोर्स, तो इन सब एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आज के न्यूज़ को हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। न्यूज़ तो कवर करेंगे, साथ में हम लोग यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो कि प्लेस वाइज यहाँ पे डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो ये तो रहने वाला है कंप्लीट आज का, है ना। 4 नवंबर में जितना भी न्यूज़ रहे हैं उस हर एक न्यूज़ को हम लोग विथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड और डिटेल के साथ कवर करते हैं। तो इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। ये रहा टेलीग्राम लिंक, है ना, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पे है, तो उसे ज्वाइन करके एक बार चेकआउट कर लो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जितना भी न्यूज़ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज़ है कि लखनऊ सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर इंडिया का सेकेंड यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो अभी एट प्रेजेंट किसको डिक्लेयर किए हैं? लखनऊ को डिक्लेयर किए हैं। क्या होता है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? एक्चुअली क्या है कि जो यूनेस्को है ना, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, इसका जो फुल टाइटल होता है वो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ये इसका जो है फुल नेम होता है, लेकिन हम लोग क्या है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसे इस्टेब्लिश किए गए थे यूनेस्को के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे 2004 में लॉन्च किए गए थे, जिसका पर्पस वही है कि टू रिकॉग्नाइज सिटीज़ दैट यूज फूड कल्चर एंड गैस्ट्रोनॉमी एज अ की ड्राइवर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। मतलब फूड हो गया, अपने जो कल्चरल है ना उसको डिनोट करके आगे बढ़ते हैं, अपने कल्चर को जो है फॉलो करते हुए अर्बनाइजेशंस के थ्रू आगे बढ़ते हैं, उसको यहाँ पे जो है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड दिए जाते हैं, है ना। जो अपने कल्चरल आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, टूरिज़्म को फॉलो करते हैं, ये जो है कुछ इसका पर्पस है और यही जो है डिनोट करता है जिसके थ्रू यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड दिए जाते हैं। इंडिया में एज ऑन 2025 में 55+ वर्ल्ड वाइड जो है जिसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अवार्डेड जा चुके हैं, जिसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, उसको अचीव करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा योगदान होता है। जैसे कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अगर लिंक करूँ, जैसे कि 11 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो बताता है कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, इसके बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं 11, ये डिस्कस करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मतलब क्या होता है ना, बहुत बार टर्म भी आता है। तो सस्टेनेबल का मतलब होता है कि कोई भी अगर एक पार्टिकुलर रिसोर्सेज है तो उस रिसोर्सेज को तो हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसे तरीके से यूज़ करेंगे कि इसे जो आगे आने वाले जो फ्यूचर हैं वो लोग भी इसे यूज़ कर सके, और इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल यूजिंग, या फिर सस्टेनेबल वे में यूज़ करना रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। समझ आया कि यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी होता क्या है, जिसे क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका पर्पस भी डिस्कस कर लिए। फिर कुछ और मेन ऑब्जेक्टिव इसके बारे में अगर डिस्कस करें कि तो कल्चरल प्रिजर्वेशन करना है, कि प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करना है ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिस हो गया, ट्रेडिशनल कल्चर हो गया, लोकल इंग्रेडिएंट हो गया, जिसके थ्रू जितना भी अपना कल्चर है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए। फिर सस्टेनेबिलिटी है ना, इनकरेज करना है इको फ्रेंडली एंड लोकली सोर्सेज फूड सिस्टम। इनोवेशन लाना है अर्बनाइजेशंस के फील्ड में, इंटीग्रेट करना है कुकिंग हो गया, मॉडर्न टेक्निक हो गया, इन सब चीज़ को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। उसी के साथ जितना भी एजुकेशन है स्ट्रेंथन करना है, चाहे कल्चरल एजुकेशन का बात करो या फिर कल्चरल से रिलेटेड रिसर्च हो गया, उसको यहाँ पे है ना इनकरेज करना। फिर इसी को ध्यान में रखते हुए इसी फील्ड को है ना, कल्चरल फील्ड को यहाँ पे टूरिज्म में कन्वर्ट करना, जिससे जो है वर्ल्ड वाइड एक आइडेंटिटी बन पाए। ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, इसी के थ्रू जो है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अवार्डेड जाते हैं। किसके द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं? यूनेस्को के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक्चुअली जो यूनेस्को है ये UN ऑर्गेनाइजेशंस का एक बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है। UN का जो हेड है, UN ऑर्गेनाइजेशन वो हेड है, उसका एक डिपार्टमेंट बोल सकते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जिसे 16 नवंबर 1945 में इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, एट प्रेजेंट देखने को मिलता है।
फिर ऑड्रे एजुले जो कि फ्रांस से डिनोट करते हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, वो एट प्रेजेंट इसका करंट डायरेक्टर जनरल है और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है ना। यूनाइटेड नेशन जिसे 1945 में फॉर्म किए गए थे। अब देखो यूनाइटेड नेशन एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो यूनाइटेड नेशन है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। वही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का एक पार्ट है यहाँ पे यूनेस्को का। क्लियर है, समझ आया। इसका जो मोटो है बिल्डिंग पीस इन अ माइंड्स ऑफ द मैन एंड वुमेन, ये मोटो है और इसी मोटो के थ्रू ये पूरा अपने काम करते हैं। कुछ मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर डिस्कस किए जाए यूनेस्को का, तो यूनेस्को का जो है ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल 4 है ना, जो बताता है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, उसका यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। फिर साइंस को यहाँ पे प्रमोट करना है, एडवांस साइंस हो गया, साइंटिफिक कॉपरेशन करना है जिसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सके। कल्चरल को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, उसी के साथ जितना भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सपोर्ट करना है। फिर सोशल एंड ह्यूमन साइंटिफिक को यहाँ पे इनकरेज करना है पीस में, है ना, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है, इथिकल साइंटिफिक यूज़ करना है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑब्जेक्टिव हैं जिसके थ्रू ये काम करते हैं यूनेस्को के द्वारा। क्लियर है, ये समझ आ गया। फिर कुछ मेजर यूनेस्को का प्रोग्राम है ना, जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, मैन एंड बायोस्फीयर हो गया। ये जो है एक्चुअली ये प्रोग्राम है, इसी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को रैंक किए जाते हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अवार्ड किए गए हैं ना, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यहाँ पे रैंक किए गए हैं, जिसे लखनऊ को यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्रोग्राम चलता है। जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया जो कि प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल एंड कल्चरल साइट ऑफ द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को यहाँ पे ध्यान रखते हैं, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किए जाते हैं। फिर मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम के थ्रू प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो है इसका मेन एम है मैन एंड द बायोस्फीयर का। फिर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जिसे अभी डिस्कस किए हैं। फिर यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क आता है, जितना भी लैंडस्केप ऑफ जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना है ना, उसको प्रमोट करना है। इन सब चीज़ जो है एम होता है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, और इसी के थ्रू ये जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर आता है एजुकेशनल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे भी एक प्रोग्राम है यूनेस्को का जो कि इंग्रेडिएंट है सस्टेनेबिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसका मेन जो एम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जितना कल्चरल हो गया, एजुकेशनल हो गया, है ना, साइंटिफिक रिसर्च को इन सब चीज़ फील्ड में यहाँ पे प्रमोट करना है, ये इसका जो है मेन एम होता है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है वीर ईवी, जो कि ये है इंडिया का फर्स्ट डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, ईवी का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल है और नाम क्या रखे हैं, वीर ईवी है, जो कि इंडिया का फर्स्ट डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, जिसे 2024 में लॉन्च किए गए थे, और इसे लॉन्च किए गए थे इंडियन आर्मी जो कोलाबोरेशन किए गए थे टाटा मोटर के साथ। तो टाटा मोटर के साथ कोलाबोरेशन करके इंडियन आर्मी ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। तो वीर ईवी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक लाइट यूटिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, जिसे हम लोग प्रॉपरली यहाँ पे डिफेंस यूज़ के लिए यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, डिफेंस पर्पस के लिए। और इसका जो है मेन पर्पस होने वाले हैं कि जितना भी कार्बन फुटप्रिंट हो गया और ग्रीन मोबिलिटी को यहाँ पे आर्म फोर्सेस में इंकरेज करना, इसका मेन जो है एम है। जैसे कि नेट जीरो इमिशन अपना है, नेट जीरो इमिशन जो टारगेट है कब तक कंप्लीट करना है, 2070 तक। तो जब 2070 तक हमें जो नेट जीरो इमिशन टारगेट है उसको कंप्लीट करना है, तो ये भी एक नेक्स्ट लेवल का स्टेप है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोग यहाँ पे एज अ ग्रीन सोर्सेज के तौर पे हम लोग डिफेंस फोर्सेज में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और ग्रीन मोबिलिटी को यहाँ पे बढ़ावा देंगे। इसी के साथ जितना भी इंडिजीनियस डेवलपमेंट है ना, उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बढ़ावा देंगे। जो आत्मनिर्भर भारत है उसको यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। मॉडल बेस हो गया, है ना, यूजेस एरिया जो कि कंटेनमेंट है ना, मूवमेंट हो गया, पेट्रोलिंग हो गया, फिर लॉजिस्टिक का मूवमेंट हो गया, है ना, कॉम्बेटिंग मूवमेंट हो गया। तो इस तरीके से कुछ मूवमेंट पर्पस में हम लोग इसको ज़्यादा तौर पर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और फिर लिथियम आयन बैटरी का यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जो कि एज अ पावर सोर्स के थ्रू यहाँ पे काम करेंगे।
कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो ये सस्टेनेबिलिटी होगा, इको फ्रेंडली हम लोग यूज़ करेंगे, जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन होते हैं, है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल को यूज़ करके, तो यहाँ पे वो सब चीज़ को यहाँ पे रिड्यूस देखने को मिलेगा एज अ सस्टेनेबिलिटी में। फिर इनोवेशन आएगा, इंडियन फोर्सेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं, वहाँ पे हमें इनोवेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंडिजिनाइजेशन को यहाँ पे प्रमोट होते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, जो कि डिफेंस प्रोडक्ट को यहाँ पे इंडिया में बनाएंगे, जिससे ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पे जो अचीवमेंट है उसको यहाँ पे अचीव करेंगे। फिर ऑपरेशनल इफिशियंसी देखने को मिलेगा, जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल में डिपेंडेंस है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अब ये जो है यहाँ पे डिपेंडेंस ना हो कि हम लोग यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर बैटरी हो गया, वहाँ पे डिपेंडेंस देखने को मिलेगा, जिससे ऑपरेशनल इफिशियंसी होगा। ठीक है, ये न्यूज़ समझ आ गया। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो 1 नवंबर को इंडिया में 8 ऐसा स्टेट हैं जो कि अपना फाउंडेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 8 स्टेट हैं जिसका 1 नवंबर को यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था। कौन कौन से हैं, जैसे कि राजस्थान है, कर्नाटका है, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। ये कुछ 8 स्टेट हैं जो कि अपना फॉर्मेशन डे, फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 1 नवंबर को। तो जस्ट यहाँ पे स्टेट बस पे याद रखोगे, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट जो है फाइड चेस वर्ल्ड कप, जो कि 2025 ट्रॉफी यहाँ पे नेम किए हैं किसके नाम, विश्वनाथम आनंद, जिसे एक इंडियन चेस प्लेयर है, इसका यहाँ पे नाम है, जो कि यहाँ पे ट्रॉफी में नेम अपना हासिल किए हैं। तो जो फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 है, जिसे गोवा में, है ना, ऑर्गेनाइज किए गए थे, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक इसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक इंडिया गोवा में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसके द्वारा, वो है फाइड है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और ये जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ये कोलाबोरेशन करेंगे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के साथ। ठीक है, तो 2 यहाँ पे कोलाबोरेशन हुआ है, जिसमें से 206 प्लेयर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा बेसिक डिटेल रहा। बाकी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है क्या, क्योंकि यही इसको ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में फाइड बोलते हैं, इसे 1924 में फाउंड किए गए थे, और इसका जो हेड क्वार्टर है प्रेजेंट में पेरिस फ्रांस में पड़ता है। इसका जो मेन एम है या फिर मोटो है, वी आर वन फैमिली, और इसी मोटो के साथ ये अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं। फाउंडिंग लोकेशन पेरिस में है, एक्चुअली इसका हेड क्वार्टर पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मैं यहाँ पे पेरिस को ही हेड क्वार्टर बताया था, नहीं, पेरिस जो है यहाँ पे फाउंडिंग लोकेशन रहा है, इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फिर कुछ इसका मेन फंक्शन, जिसके थ्रू ये अपना परफॉर्म करते हैं, अपना एम है, अपना टारगेट है, उसको पूरा करते हैं। तो कुछ मेन फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना, फाइट के बारे में। जो कि एक जो चेस फेडरेशन होता है ना, चेस को ऑर्गेनाइज करना या फिर वर्ल्ड वाइड में चेस जो है उसको एक प्रोटेक्ट करना, है ना, इनकरेज करना है, ये इसका मेन एम होता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबल इवेंट हो गया, उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, जैसे कि वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप हो गया, फाइड वर्ल्ड कप है, चेस ओलंपिड है, फिर वर्ल्ड रैपिड एंड ब्रिज चैम्पियनशिप है, फिर वुमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबल इवेंट में चेस से रिलेटेड जितना भी ग्लोबल इवेंट होता है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम जो है फाइड का होता है। फिर चेस डेवलपमेंट एजुकेशन हो गया, जिससे प्रमोट करना चेस को, ओवरसीज करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, ट्रेनर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सब चीज़ को यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्ट करना। इन सब चीज़ जो है इसका मेन एम होता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को यहाँ पे रैंकिंग करना, टाइटल करना, जैसे कि ग्रैंड मास्टर, है ना, इंटरनेशनल मास्टर, फाइड मास्टर, फिर कैंडिडेट मास्टर, इस तरीके से जो रैंक करना, टाइटल प्रोवाइड करना, ये इसी का मेन एम होता है फाइट का। फिर यूथ प्रमोशन हो गया, जेंडर पैरिटी हो गया, जेंडर गैप को फिल करना, है ना, वुमेन सीनियर स्कूल्स हो गया, फिर प्रमोट करना इंक्लूसिविटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ग्लोबली यहाँ पे होना चाहिए मेन और वुमेन में। तो कुछ यहाँ पे डिटेल के साथ हम लोगों ने फंक्शन डिस्कस किए फाइट का। ठीक है, तो एक जो है प्लेटफॉर्म रहा। फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू यहाँ पे कोलाबोरेशन हुआ है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जो कि इसे एब्रीवेशन हम लोग यूज़ करते हैं AICF। इसे जो है 1951 में इस्टाब्लिश किए गए थे।
इसका जो है हेड क्वार्टर चेन्नई में पड़ता है। एट प्रेजेंट जो तमिलनाडु है वहाँ पे इसका जो है एट प्रेजेंट जो है लोकेशन है या फिर हेड क्वार्टर है। ये अफिलिएशन है फाइड से, इंटरनेशनल जो चेस फेडरेशन है इसके साथ ये कोलैबोरेशन करते हैं और इसे रिकॉग्नाइज किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। इतना समझ आ गया। फिर कुछ मेन इसका ऑब्जेक्टिव अगर बारे में डिस्कस किया जाए तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट, रेगुलेट एंड ऑर्गेनाइज करना जितना भी चेस होता है ना, चेस के रेस्पेक्ट में है ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। तो अक्रॉस इंडिया जो चेस से रिलेटेड प्लेटफॉर्म हो गया उसको प्रोवाइड करना, चेस को प्रमोट करना, इंडिया में प्रोटेक्ट करना, ये जो है मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। कुछ इसका फंक्शंस के बारे में अगर डिस्कस किए तो ऑर्गेनाइजिंग नेशनल चेस टूर्नामेंट, सेलेक्टिंग प्लेयर फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, मैनेजिंग प्लेयर रेटिंग एंड रिस्ट्रिक्शंस, फिर डेवलपिंग चेस एट स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये कुछ इसका मेन प्राइमरी फंक्शंस हैं जिसके थ्रू ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा कंप्लीटली है ना, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन क्या है, फिर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन क्या है, पूरा हम लोगों ने न्यूज़ के साथ यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लिए। क्योंकि जो न्यूज़ यहाँ पे पूछे जाते हैं या फिर क्वेश्चन में जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, या तो ऑब्जेक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव पोर्शन को भी कवर कर रहे हैं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए तो उसे आसानी से यहाँ पे हैंडल कर पाओ। नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि मणिपुर स्टेट यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो है चवांग कट फेस्टिवल, जिसे मणिपुर स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक्चुअली ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गया, फिर उसको यहाँ पे कटाई करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, तो उसके बाद जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन सा फेस्टिवल है यहाँ पे? चवांग कट फेस्टिवल है। इसे हम लोग कट फेस्टिवल के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पे मणिपुर जो है मेन स्टेट है, यहाँ पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। बाकी कुछ पार्ट जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, यहाँ पे भी सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मेजोरिटी में जो सेलिब्रेट करते हैं वो मणिपुर स्टेट हैं, जो कि वहाँ पे डिफरेंट जो कुकी कम्युनिटी हो गया, मैती कम्युनिटी हो गया, इसके द्वारा इसे सेलिब्रेट किए जाते हैं। स्पेशली जो कुकी कम्युनिटी है यही इसे जो है सेलिब्रेट करते हैं। 1 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किए जाते हैं चवांग कट फेस्टिवल। फिर कुछ मेन पर्पस, टू थैंक गॉड फॉर है ना बॉन्डिंग फुल हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट हो गया है ना, एग्रीकल्चर का कटाई हो गया, तो अच्छे तरीके से कटाई हो गया, तो इसी के रेस्पेक्ट में क्या है यहाँ पे गॉड को, भगवान को यहाँ पे थैंक यू करने के लिए, थैंक्स करने के लिए इस फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्लियर है? तो कुछ मेजर एक्टिविटी जैसे कि ट्रेडिशनल डांस हो गया, सॉन्ग हो गया, कल्चरल परफॉर्मेंस हो गया है ना, फिर स्पोर्ट इवेंट हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, ट्रेडिशनल कुकी इंटायर को यहाँ पे डिस्प्ले करना, ये कुछ इसका जो है मेन एम है। ये सब चीज़ को यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं और गॉड को यहाँ पे थैंक्स बोलते हैं। क्लियर? अब लास्ट में हम लोग प्लेसेस इन न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि गोडाविल लेक है उसे 94 रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। तो देखो इंडिया में 8 प्रेजेंट जो है कितने 90, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि 8 प्रेजेंट इंडिया में जो है 2025 के रेस्पेक्ट में 94 रामसर साइट है। और रिसेंटली का जो रामसर साइट अभी डिक्लेयर किए गए हैं वो है गोगाबिल लेक, है ना, इसे जो है रामसर साइट डिक्लेयर किए हैं। गोगाबिल लेक जो है इसका जो लोकेशन अगर देखोगे तो प्रेजेंट ये जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट है बिहार, वहाँ पे इसका लोकेशन देखने को मिलता है। ऑक्सबो लेक या फिर फ्लड फ्लेन यहाँ पे वेटलैंड है। देखो यहाँ पे कुछ टर्म आ रहे हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक टर्म आ रहा है ऑक्सबो लेक, जिसके थ्रू ये फॉर्मेशन देखने को मिला है गोडाबिल लेक का। तो देखो जैसे कि मेंडरिंग समझते हो, इस तरीके से मेंडरिंग करते हुए वाटर जो है या फिर रिवर हो गया आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, मेंडरिंग कर रहे हैं तो मेंडरिंग करेगा, अब वाटर जो है या फिर रिवर जो है अपने साथ डिफरेंट बोल्डर हो गया है ना, अपने साथ पूरा अवसाद को जमाते हुए फिर अवसाद को आगे करते हुए आते हैं। तो एक समय क्या होता है कि देखो एक समय जैसे कि ये मेंडर करते हुए आ रहे हैं, तो ये जो है अपने कोर्स को इधर न जाते हुए यहीं से जो है अपना कोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मतलब ये इस तरीके से जो है फॉर्मेशन के रूप में ले लेते हैं। तो जो ये पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे छूट जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक कंसीडर करते हैं। फिर एक टर्म आ रहा है वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब होता है
कि हर साल है ना पूरा 12 महीने यहाँ पे क्या होना चाहिए, पूरा दलदली एरिया होना चाहिए, वहाँ पे वाटर होना चाहिए, जिसका हम लोग यहाँ पे वेटलैंड बोल रहे हैं। तो अभी जो है गोडाबिल जो लेक है जो बिहार में पड़ता है, इसको अभी रामसर साइट डिक्लेयर किए हैं, जो कि इसका सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, सपोर्ट फिश हो गया, माइग्रेटरी एंड रेसिडेंटरी यहाँ पे बर्ड देखने को मिलते हैं। रामसर साइट इसे डिक्लेयर किए जा चुके हैं। कुछ यहाँ का फ्लोरा एंड फौना के बारे में अगर डिस्कस करें तो एक्वेटिक प्लांट हो गया, मार्सी वेजिटेशन हो गया, जो कि एक फ्लोरा का एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है जो हमें इस लेक में देखने को मिलता है। फिर फौना में ओवर 90 बर्ड्स स्पीसीज इंक्लूडिंग 30 प्लस यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड, फिर यहाँ पे फिश स्पीसीज, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हमें देखने को मिलता है एज अ फौना के फॉर्म में। ठीक, इतना समझ आ गया। फिर रामसर कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके थ्रू पूरा रामसर साइट को यहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं। इसका जो है फुल नेम है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट स्पेशली एज अ वर्ल्ड ऑफ फ्लो हैबिटेट। इसे एब्रीवेशन में हम लोग यूज़ किए जाते हैं रामसर कन्वेंशन। इसे 1971 में इस्टेब्लिश किए गए थे। कहाँ पे? रामसर में। ईरान जो है प्रेजेंट डे ईरान वहाँ पे पड़ता है रामसर, इसलिए क्या है इसको रामसर साइट के थ्रू हम लोग इसको जानते हैं। इसे 1975 में फोर्स में आए थे। इसका जो है हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। तो इस रामसर साइट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि कंजर्व करना एंड सस्टेनेबिलिटी यूज़ करना वेटलैंड का फॉर बायोडाइवर्सिटी के रेस्पेक्ट में, इकोलॉजिकल बैलेंस हो गया, ह्यूमन बेनिफिट हो गया। तो इन सब चीज़ में हमें कंजर्व करना है और उसके साथ जो वेटलैंड है उसको सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है, ये इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर कुछ प्रिंसिपल जैसे कि वाइज यूज़ ऑफ द ऑल वेटलैंड, है ना, वहाँ से अगर टूरिज़्म बढ़ावा दे रहे हो तो वाइज तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि पूरा एक्सप्लॉइट करके एक साल में उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेजिग्नेट करना है ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, कोई अगर वेटलैंड हो गया, कोई अगर राम साइट डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका एक इंटरनेशनल यहाँ पे इंपॉर्टेंस होना चाहिए। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड, इस तरीके से कुछ इसका की प्रिंसिपल है। तो 172 कंट्री हैं एट प्रेजेंट जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल वर्ल्ड वाइड में अगर बात करोगे तो 2600 यहाँ पे साइट है, लेकिन इंडिया का अगर बात करोगे तो एट प्रेजेंट जो 2025 में 94 साइट है इंडिया में। कुछ क्राइटेरिया के बारे में अगर डिस्कस किए कि रामसर साइट को अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो कुछ क्राइटेरिया तो होगा जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे रामसर साइट को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो देखो, डेजिग्नेट क्राइटेरिया का अगर बात करोगे तो बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे इंपॉर्टेंस होना चाहिए। डिफरेंट स्पीसीज हो गया, वहाँ पे पूरा बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए। वाटर फ्लो हैबिटेट होना चाहिए, है। वाटर फ्लो हैबिटेट का मतलब यहाँ पे पूरा साल भर यहाँ पे वेट एरिया होना चाहिए। क्लियर है, साल भर यहाँ पे वेट होना चाहिए, है ना, थोड़ा मार्सी लैंड होना चाहिए। रेयर और इंडेंजर स्पीसीज वहाँ पे मिलना चाहिए। फिर वेटलैंड यूनिकनेस, इकोलॉजिकल फंक्शन, ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिए। तो रामसर साइट डिक्लेयर कर रहे हो तो कुछ इसका इंपॉर्टेंस होगा, है ना। क्या बेनिफिट है रामसर साइट डिक्लेयर करने का? तो देखो, बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे प्रिजर्वेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। उसी के साथ फ्लड कंट्रोल हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, क्लाइमेट रेगुलेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट फॉर लोकल कम्युनिटीज़, प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं रामसर साइट डिक्लेयर कर रहे हो तो। क्लियर है। तो इंडिया का अगर कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स के बारे में डिस्कस करें तो जैसे कि सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया जो कि बंगाल में पड़ते हैं, 2019 में इसको डिक्लेयर किए गए हैं। फिर चिल्का लेक हो गया जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कोयलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। फिर वेम्बाकड कोल वेटलैंड जो कि केरला में पड़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट हैं जिसे डिक्लेयर किए गए हैं। फिर और कुछ बारे में डिस्कस करें रामसर साइट के बारे में तो दीपोर बिल हो गया जो कि असम में पड़ता है। लोकतक लेक हो गया मणिपुर में है। उलार लेक है जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। हरिके वेटलैंड है पंजाब में है। फिर भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर अष्टमुड़ी लेक हो गया, है ना, जो कि केरला में पड़ते हैं। फिर कोलुरु लेक है आंध्र प्रदेश का। फिर गोदाबिल लेक है बिहार में एट प्रेजेंट जो है अभी 2025 में इससे डिक्लेयर किए हैं। फिर सूर सरोवर है जो कि एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो एटलीस्ट देखो अभी एट प्रेजेंट 94 है तो 94 को तो हम लोग यहाँ पे याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट को तो याद रख सकते हैं जिससे एग्जाम में आए तो एज एलिमिनेशन तो यहाँ पे यूज़ कर सको। क्लियर। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट।
तो ये रहा 4 नवंबर में जितना भी न्यूज़ रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहा है। ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।